अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एनर्जेटिक्स जो है वो शुरू किया हुआ था, उसी की हम लोगों ने आज आई थिंक फिफ्थ इंथॉल्पी चेंज करनी है। द फिफ्थ इंथॉल्पी चेंज दैट इज स्टैंडर्ड enthalpy change of न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम लोग डेल्टा एच और एन ई यू टी इससे शो करते हैं जी। इंथॉल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है मेरे बच्चों, याद रखो कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, यानी इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। इंथॉल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ये क्या होती है? सबसे पहली चीज, बिफोर स्टार्टिंग द इंथॉल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन। आप लोगों को पता होगा न्यूट्रलाइजेशन ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग जो है वो न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जी। ठीक है। अब इंथॉल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि इसमें वाटर जरूर बनता है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म होना चाहिए, 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेट्स सपोज यू गॉट H2SO4 और प्लस NaOH, दैट इज गोइंग टू फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं मेरे बच्चों तो यहाँ पे सोडियम जो है ये 2 हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन जो है वो 2 ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो हमें इन वाटर को 1 मोल में चेंज करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें, यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। अब ये ओवरऑल इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? 1/2 H2SO4 plus NaOH, that is going to form 1/2 Na2SO4 और प्लस 1 मोल ऑफ H2O। तो ये मेरे बच्चों जो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज कॉल्ड एज द इंथॉल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन जो है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है और इसकी वैल्यू हमेशा -57.1 किलो जूल पर मोल होती है जी। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो यहीं से बन जाती है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को जो है वो बता दूं और उसके बाद थोड़ी सी इसकी डिटेल हम लोगों ने और डिस्कस करनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिख लें। डेफिनेशन: द इंथॉल्पी चेंज under standard conditions when 1 mole
of water is formed by the reaction of acid and base is called enthalpy change of neutralization. Did you get it, guys? सबको ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब इसमें जो एक नई चीज आप लोगों को बतानी है, याद रखो कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो इंथॉल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो इट इज ऑलवेज -57.1 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर कोई वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी -57.1 से। उसकी वजह क्या होती है कि जो हीट निकलती है उस हीट का कुछ पार्ट जो है वो जो वीक एसिड होता है उसको आयोनाइज करने में जो है वो यूज हो जाता है, तो इसीलिए हीट थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगी तो तब भी न्यूट्रलाइजेशन जो है वो -57.1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो हीट का है वो वीक बेस को न्यूट्रलाइज सॉरी उसको आयोनाइज करने में जो है वो यूज हो जाएगा। डिड यू गेट इट? यस सर। अच्छा जी, अब इसके पॉइंट्स जो है वो लिख लीजिए। इंथॉल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of a strong acid and strong base is always -57.1 kilojoule per mole। और दूसरा पॉइंट लिख लें, the enthalpy change of neutralization of a strong acid and weak base or a weak acid with strong base is less than -57.1 kilojoule per mole as some part of heat energy is used to ionize weak acid और weak base। ठीक है बच्चों? चलिए जी, नेक्स्ट चलती है मेरे बच्चों। द नेक्स्ट इंथॉल्पी चेंज नंबर 6, दैट इज द स्टैंडर्ड enthalpy change of solution। इसको हम लोग डेल्टा H और SOL सॉल्यूशन इससे शो करती हैं। इंथॉल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है मेरे बच्चों, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है हैविंग द नेगेटिव वैल्यू, और ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये दोनों हो सकती हैं, एक्सो और एंडो।
क्यों ये एक्सो और एंडो हो सकती है, उसकी क्या वजह होती है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, लेट्स सपोज MgCl2, ये सॉलिड है, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो अगर पानी के अंदर डालते हो, पानी को हम लोग एक्वस कहते हैं जी, ठीक है। तो पानी में डालने पे मेरे बच्चों व्हाट वुड हैपन, ये जो MgCl2 है ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिख देते हैं कुछ लोग, या इसके आयंस बना देते हैं, ये Mg+2 और साथ एक्वस लिख देते हैं, यहाँ 2Cl- और साथ एक्वस लिख देते हैं। तो दोनों तरीकों से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें असल में होता क्या है, ये सपोज करें कि आपके पास Mg+2 आयन है, ठीक है। आपको पता है कि जो वाटर होता है वो एक पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो पार्शियल नेगेटिव होती है, और वाटर की जो हाइड्रोजन होती है दैट इज द पार्शियल पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव आयन है उसको वाटर का पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो चारों तरफ से घेर लेता है। तो Mg+2 को ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वाटर का वो चारों तरफ से घेर के और अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मैं पूरा वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनाया, मैंने सिर्फ उसका ऑक्सीजन वाला पार्ट बनाया, ठीक है। तो वो चारों तरफ से घेरेगा, यानी पॉजिटिव आयन दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। और इसी तरीके से मेरे बच्चों जो आपके पास नेगेटिव आयन होता है लाइक Cl-, इसको जो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट होता है जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, वो चारों तरफ से घेर लेता है और उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, एंड इफ यू डिसॉल्व इट इन एक्सेस ऑफ वाटर तो इट विल फॉर्म द एक्वस आयन। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है इसका लैटिस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो उनको पहले तोड़ना होता है, तो उसको तोड़ने पे एनर्जी लगती है, और बाद में ये जो आयन बन जाते हैं इनको पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर तो आयनिक कंपाउंड को तोड़ने पे ज्यादा एनर्जी लगे और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं इसमें कम एनर्जी रिलीज हो, तो ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को तोड़ने पे ज्यादा एनर्जी लगी है। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड को तोड़ने पे कम एनर्जी लगती है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है इनको वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर रहे हैं, उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो तब ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है, उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। डिड यू गेट इट गाइस? Yes, sir. अच्छा जी, अब इसकी मेरे बच्चों डेफिनेशन जो है वो क्या होती है वो मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो जरा। द इंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस when 1 mole of ionic compound is dissolved in excess of water to form aqueous ions is called enthalpy change of solution। जी, ये समझ लगी है सबको? जी सर। जी, नेक्स्ट पेज पे चलें बच्चा। यस सर।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपकी इंथैल्पी चेंज है, लास्ट इंथैल्पी चेंज माय डियर, दैट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम लोग डेल्टा एच और एच वाई डी और फाई के साइन से जो है वो डिनोट करते हैं जी। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन जो होती है मेरे बच्चों, दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हैविंग द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी। इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन जो है, इसमें क्या होता है कि आपके पास गैशियस आयंस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मसलन ये Mg+2 गैशियस फॉर्म में है। इस गैशियस आयन को अगर आप लोग पानी में डालोगे तो इट वुड फॉर्म द एक्वस आयंस। ठीक है, ये एक्वस आयन बन जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से इसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल जो है वो लग जाएंगे आके। तो चूंकि ये पहले से ही जो है वो गैशियस फॉर्म में है और आयन है, तो इसके साथ को पानी की सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होगी, तो इसीलिए एनर्जी सिर्फ रिलीज होगी, दैट इज व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है जी। आ, इसी तरीके से नेगेटिव आयन सपोज करें कि आप लोग ले लेते हैं Cl नेगेटिव गैशियस फॉर्म। सो इफ यू डिसॉल्व इट इन वाटर, सो यू विल गेट Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म। ठीक है जी। तो इसको हम लोग इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसको लिखनी, the enthalpy change under standard conditions when 1 mole of gaseous ions are dissolved in excess of water to form aqueous ions is called enthalpy change of hydration। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। जी चलें जी नेक्स्ट पेज पे। जी सर, जी ओके। सर। चलिए जी नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो दैट इज द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द enthalpy change of न्यूट्रलाइजेशन। हम न्यूट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो न्यूट्रलाइजेशन है उसमें क्या होता है कि आपके पास एसिड और बेस, ये दोनों आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है जी। इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हम लोग एक खास तरह का कप होता है इस तरह, इसको हम कहते हैं, ये पॉलीस्टायरीन का बना हुआ कप है, पॉलीस्टायरीन। ये पॉलीस्टायरीन क्या होता है, आप लोगों ने अगर कभी अपने स्कूल की कैंटीन से कभी चाय लेके पी हो, या कई दफा जो है वो
जहां से पानी पीते हैं वहां पे उन्होंने जो है ना वो थर्मोकोल के बने हुए जो है वो कप्स रखे होते हैं, तो वो पोलीस्टायरीन जो है वो होता है, पोलीस्टायरीन कप। उसमें चीज जो है ना वो जल्दी ठंडी नहीं होती, और अगर ठंडी चीज हो तो वो जल्दी गर्म नहीं होती। ठीक है, तो पोलीस्टायरीन कप जो है वो हम लोग यूज करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है वो कुछ चीजें सपोज कर लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हम लोग सपोज करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। वेन एवर यू वॉन्ट टू डू द इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो तीन चीजें आप लोगों को सपोज करनी होती हैं। कोई भी इंथैल्पी चेंज का एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हमेशा यही वाला फॉर्मूला जो है वो लगता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, भी कुछ लोग इसको पढ़ती हैं, या इसको डेल्टा टी लिख देते हैं कुछ लोग, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो आप। क्यू का मतलब जो है वो हीट होता है मेरे बच्चों। ठीक है, एम का मतलब जो है ये मास होता है, और सी का मतलब होता है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये डेल्टा थीटा और डेल्टा टी का मतलब जो है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो अगर सेल्सियस में भी होगा तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, अगर केल्विन में भी होगा तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, इसमें इसको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि भाई आपने चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करना है, चाहे वो सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोगों ने जब ये इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें कुछ चीजें जो है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं। पहली चीज जो हम लोग सपोज करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो पॉलीस्टायरीन कप है, इसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो जीरो या नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो यानी इसमें से हीट जो है वो कंडक्ट होती नहीं, हालांकि हीट कंडक्ट होती तो है, लेकिन हम लोग ये सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो क्या होगा, द हीट कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीस्टायरीन कप इज जीरो और नेग्लिजिबल। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट जो हमने सपोज करना है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट हमने सपोज करना है, ये देखें, ये जो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला है, इसमें जो M है दैट इज एक्चुअली द मास, ये मास होता है। तो हम लोग तो एसिड और बेस का जो है वो नॉर्मली वॉल्यूम यूज करते हैं, मसलन एसिड का वॉल्यूम सपोज करो 40 cm³ है, और बेस का वॉल्यूम जो है वो 30 cm³ है, तो हम लोग तो वॉल्यूम यूज करते हैं। तो मेरे बच्चों, जब हम लोग इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो टोटल वॉल्यूम होता है एसिड और बेस का, उसको हम लोग ग्राम के इक्वल कर लेते हैं। यानी दूसरी चीज जो हम लोग इसमें सपोज करते हैं माय डियर, वो सपोज करते हैं कि 1 cm³ दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। यानी आपके पास जो टोटल वॉल्यूम एसिड और बेस का होगा, यानी एसिड प्लस बेस वॉल्यूम, ठीक है, वो टोटल वॉल्यूम जो उसका होगा दैट इज एक्चुअली चेंज्ड इनटू ग्राम्स, यानी वो ग्राम के इक्वल हो जाएगा। मसलन अगर ये 40 cm³ है और ये वाला 30 cm³ है, तो ये 70 cm³ बनता है। तो ये 70 cm³ दैट इज इक्वल टू 70 ग्राम, क्योंकि 1 cm³ इज इक्वल टू हम लोग 1 ग्राम लेते हैं जी। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? Yes, sir. अच्छा, और तीसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं मेरे बच्चों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
हम लोग जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो पानी के साथ साथ सॉल्ट भी बनता है, तो पानी में सॉल्ट भी मौजूद होता है। तो सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से पानी और सॉल्ट की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो दोनों ऐड होके यूज होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 4.18 या 4.2। ठीक है जी। तो तीसरी चीज जो हम लोग सपोज करते हैं, that is the specific heat capacity of water is used, which is 4.18 और 4.2। ठीक है जी। ये क्लियर हो गया बच्चों? जी सर। जी सर। तो जब भी आप लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है मेरे बच्चों, तो न्यूट्रलाइजेशन का, तो उसमें ये तीन चीजें हम लोग सपोज कर देते हैं कि पहली चीज ये जो पॉलीस्टायरीन कप है इसकी हीट कंडक्टिविटी 0 है। दूसरी चीज एसिड और बेस के जो टोटल वॉल्यूम है उसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। कैसे? 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो ग्राम के इक्वल हो जाएगा। और तीसरी चीज, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट और वाटर बनता है, तो वाटर और सॉल्ट का जो इकट्ठा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो यूज करनी होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो 4.18 या 4.2 होती है जी। ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे।